हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी का ये चैप्टर है वो कड़वक, उनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए नहीं कि उनको परीक्षा में एक बेहतरीन मार्क्स जो है लियाना है, इसलिए क्योंकि उन इसलिए पढ़ना है कि ज़िंदगी में वो तभी सक्सेस होंगे जब उनको सुंदरता यानी चेहरा से नहीं, यानी फिजिकली रूप से जो दिखाते हैं ऊपरे ऊपरे, वो सुंदरता नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर जो सुंदरता है वो आपको प्रदर्शन करना चाहिए। तो वही चीज़ इस जो है कड़वक, जिसकी एक महान जो है कवि रचे हैं, ये कड़वक का रचना किए हैं। इसलिए आपको जो है ध्यान से इसको पढ़ना है, इसके भावार्थ को समझना है, इनको अर्थ के समझना है। अगर अर्थ आप समझ जाइएगा तब आपको जो है ये जो सुंदरता है, ये क्या सुंदरता होता है, ये सारे चीज़ आप लोग क्या हो जाइए, भूल जाइएगा। इस तरह से जो रचे हैं, ये कोढ़िया है, इनके चेचा के कारण इनको रूपहीन हो गए हैं, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी ये जो है ये अपने जो रूपहीनता पर कभी नाराज़ नहीं हुए हैं। ये जो कवि आप लोग देख रहे हैं ये हैं, रचे हैं कड़वक। इनका नाम बता देते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी यही रचे हैं इस कड़वक। ये कड़वक के नहीं बल्कि महाकाव्य रचे हैं। महाकाव्य पद्मावत के आप नाम सुने होंगे, मूवी भी बना हुआ है, वो मूवी इनके ही आधार पर बना हुआ है, इनका ही लिखा हुआ है। ये कल्पना किए हैं, एक कल्पित रूप दिए हैं पद्मावत के। पद्मावत जैसे अलाउद्दीन खिलजी, ये ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को ये वर्णन किए हैं। एक एक आँख से ये अंधा है, बताएंगे जब इनके लेखक परिचय जब करेंगे तो हम बताएंगे। इसलिए आपको ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर आपको सुनना है कहानी को और कविता को, भावार्थ को समझना है, ताकि जो है आपको एक ठोप दिक्कत ना हो, और नहीं हम होने देंगे, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है जिसका नाम है कड़वक, और हिंदी का एक काव्य है, काव्य खंड का है। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखेगा, इनके चैप्टर जो लिखे हैं, ये कड़वक जो लिखे हैं, ये कड़वक कौन लिखे हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी लिखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, बिना देर किए हुए अपने जो है चैप्टर पर चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, और मलिक मोहम्मद जैसी के देखिए ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये चित्र दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग इसका इमेज जो है देख लीजिए। ये है एक आँख से जो है ये नेत्रविहीन है और ये रूपहीन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका जो है रूपहीनता या नेत्र ना होने पर इनका कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कड़वक यानी कविता का अर्थ हम लोग जानेंगे। ठीक है, कड़वक का कविता जो है उसका अर्थ हम लोग जानेंगे। और इसका जो अगर पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, आपको बिल्कुल मुफ्त आपको जो है दे दिया जाएगा। आपको से 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको जो है वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, सारा चीज़ आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों क्या करेंगे, हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पद भाग यानी पद भाग जिसमें पद है, ठीक है, पद भाग के पाठ 1 कड़वक क्लास 12 कविता का अर्थ सहित व्याख्या को हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, जानेंगे। इसलिए देखिए, अगर पीडीएफ अगर चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि टेलीग्राम यानी ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप रियल एजुकेशन, अब यहाँ पे इंडिया के फ्लैप डालिएगा, बिल्कुल आपको
आ जाएगा, PDF जो है मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये देखिए कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये कवि के परिचय हम लोग जानेंगे, उनके बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि वो जो महान व्यक्ति थे वही व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जैसी थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम शाखा के प्रमुख कवि थे। कहेगा कि जैसी थे वो कैसे भक्ति धारा के थे, तो निर्गुण के थे। कैसे भक्ति धारा के थे? निर्गुण के थे। उनका अगर जन्म की बात करें तो 1492 ईस्वी में या आसपास में यानी अनुमानित किया गया है। उनका जन्म कब हुआ है? तो 1492 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो जो है जन्म स्थान अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश में जैस नामक स्थान पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है। थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं इनके पिता के हैं। यानी ये सब जो जितने हैं ये सब आपको याद करने वाला चीज़ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पिता के इनके नाम है मलिक शेख ममरेज। इसको जो है इनको कहा जाता था मलिक राजे अफसर, ठीक है, कहा जाता था मलिक राजे अफसर इनके पिताजी थे, यानी मलिक शेख ममरेज, ठीक है, इनके पिताजी थे। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जैसी क्रूप व काने थे, क्रूप और काने थे, ठीक है, ये काने थे और कान से एक कान से भी ये बहरा थे। इनके चेचा के कारण उसके चेहरा रूपहीनता तथा बाएं आँख और कान से वंचित थे। क्या थे? वंचित थे। उनकी जो है रचना 21 रचनाओं का उल्लेखनीय मिलता है, ठीक है। किनके? तो मलिक मोहम्मद जैसी के 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। क्या है? 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे महान है पद्मावत है, उसके बाद अखरावट है, आखिरी कलाम है, करह नाम है, चित्रलेख है, उसके बाद जो है अगला है कान्हा वात आदि इनके जो है प्रमुख रचनाएं हैं। फिर लास्ट में उनका जो है मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है 1548 में इनका मृत्यु हो जाता है। 1548 में यह अनुमानित किया गया है, ठीक है, करीब में दिया गया है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। जो मलिक मोहम्मद जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी के परिचय भी अभी देखे तनिषा। तो इनका जो है ये प्रेम मार्गी थे। कैसा थे? प्रेम मार्गी थे। याद रखिएगा एक ऐसा कवि थे तो प्रेम मार्गी थे। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर थे। कैसा थे? प्रेम के पीर कवि थे। कहेगा कि मलिक मोहम्मद कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर कवि थे। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा जानते हैं और आगे जानते हैं। इस पाठ में थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में 2 कड़वक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़वक पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा कड़वक जो है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। ये कहेगा कि जो दोनों जो कड़वक है वो कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से? पद्मावत से लिया गया है। जो पहला छंद है वो पहला छंद प्रारंभिक छंद से लिया गया है, नहीं पद्मावत के पहला छंद से लिया गया है। और जो दूसरा कड़वक है उसमें जो है अंतिम छंद से लिया गया है, यानी पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। अगला है आगे कहता है कि प्रथम कड़वक में कवि अपने रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। ये वाला जो है डार्क किया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पहला कड़वक में क्या कहा गया है। तो पहला कड़वक में कहा गया है कि जो अपने जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह से जो है मलिक मोहम्मद जैसी किस प्रकार से हैं, मलिक मोहम्मद जैसी वो किस प्रकार से अपने रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन के बारे में बताते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर क्या करते हैं? ध्यान खींचते हैं। वो अपना जो है ये नहीं बताते हैं कि हम अंधा हैं, ये चीज़ है, अपना दुख नहीं बताते हैं, बल्कि वो अपने जो है
किसके बारे में खींचते हैं, तो गुणों के बारे में खींचते हैं कि हम में जो क्या गुण है उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो ये जो कहेगा कि कवि हैं वो किसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके अपने जो है गुण है, उनके अंदर जो गुण है उनके बारे में जो है वही अपने बारे में खींचना चाहते हैं, अपने ध्यान को खींचना चाहते हैं। जो पढ़ रहा है उनको ध्यान को खींचना चाहते हैं। आगे दूसरा जो है कड़वक है। द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है, उसे कृति सुगंध की तरह पीछे छोड़ रह जाता है। जिस प्रकार से जो मनुष्य है, मनुष्य के मर जाने के बाद उसके बस गुण रह जाता है, उसी प्रकार से ये मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है कलियां सूख जाता है, फूल जो है वो फूल क्या हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका जो है सुगंध, वो सुगंध व्यापित रहता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है पहला देखिए कड़वक जो है वो कड़वक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला कड़वक जो क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक लाइन ले लेकर और उसको व्याख्या करने के प्रयास करेंगे। चलिए, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जई कवि सुनी, चांद जैसा जग विधि अवतारा, किन्हीं कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझ एक नैनहा उ वा सुक अस नकठ वहाँ, जो लही आम डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति सूझ और पारा। क्या कहते हैं आगे है, आगे कहते हैं क्या पारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाव कंचन गिरी आग आकाशा, जो लही घरी कलंक न पारा, कांच हरिन नहीं कंचन कारा, एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जही वही कई चाऊ। तो ये है पहला कड़वक है, हम पढ़ने के प्रयास किए, ठीक है, बढ़िया से नहीं पढ़ पाए लेकिन फिर भी प्रयास किए पढ़ने के लिए। तो आप लोग जो है वो फिर से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। अगले जो है आगे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे कहते हैं कि देखिए, मोहम्मद कवि का जोई सुनावा, सुना जोई प्रेम यहाँ होगा प्रेम पीर गावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, और मन जाई कवित अस किन्ह मक यश रहे जगत में चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपजावा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव चेतन किन्हीं बखानु, कहाँ रूपवंती पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी धानी, सोई जक्स कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न लिंक जस मोह, जो यह पढ़ा कहानी हम संवरे दुई बोल। तो ये कहानी जो कविता है, ये कविता में मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि हम एक नयन के हैं। क्या है, हम एक नयन के हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, गुणी हैं। क्या है, गुणवान है। जो भी हमारे काव्य को पढ़ता है वह मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसके बाद दूसरा में कहते हैं कि ये जो कृति है, ये कृति हम इस जान को किए हैं क्योंकि ये जो है एक बार पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे, यानी हम जो भी व्यक्ति ये पढ़ेगा हम समझ जाएंगे, यानी हमारा जो है ये लिखा हुआ पूरा है वो सफलता मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब बारी बारी से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला कड़वक में आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और उसके बाद में आप लोग गुनिएगा। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जे ये कवि सुनी। इसका अर्थ हुआ
कि जो हैं जो कवि हैं, अगर हम लोग को थी क्या करने लगेगा, व्याख्या करने के लिए रहेगा, तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य के पद्मावत के अंश जिसके कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जैसी गुणी है, यानी गुणी मतलब गुणवान है, जो भी इनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि जो है हम एक नयन के हैं, यानी एक नयन कवि मोहम्मद गुनी यानी एक नयन के होते हुए भी हम गुणवान हैं। जो भी इस जो कविता है, एक कविता को पढ़ता है वो क्या हो जाता है, तो मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। इसलिए आगे कहते हैं, आगे एग्जाम्पल दे देकर बताते हैं कि इस धरती पर चांद के जैसा जो है, चांद को भी उतारे हैं। क्या किए हैं? चांद को भी उतारे हैं, लेकिन उस पर भी क्या दे दिए हैं? कलंक दे दिए हैं, काला धाबा दे दिए हैं, दाग लगा दिए हैं। तो देखिए उसी प्रकार से कवि को है वो इस धरती पर चांद के जैसा उतारे हैं, लेकिन फिर भी उनको में कलंक दिए हैं। लेकिन उनको कलंक या जो उनके गुण के आंगू वो जो कलंक है वो सारा चीज़ क्या हो जाता है? छिप जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। चांद जैसा विधि अवतारा दीन कलंक किन उजियारा, जस जस सूझा एक नयन हो उस वा सुख अस न नख तह माँ है। तो ये कहते हैं कवि क्या कहते हैं कि जो है ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह, किसके तरह? चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारे हैं। क्या किए हैं? चंद्रमा की तरह धरती पर उतारे हैं। लेकिन वो जैसे चंद्रमा में जो है काला है, यानी क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। वैसे ही कवि में भी फिर जो है कवि में भी क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। क्या किए हैं? कवि जो हैं वो अपने जो है काव्य से पूरे संसार में प्रकाश को फैला रहे हैं। जिस प्रकार से अकेले क्षुद्र नक्षत्रों की बीच उदित है, क्या है? उदित है। उसी प्रकार से कवि ने अपनी एक ही आँख से इस दुनिया की भली भांति समझे हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार से हम में भी दाग है, लेकिन उस दाग के उनके गुण के आगू उस दाग का कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। इसका भावार्थ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं कवि। पहला ही कड़वक के पहला ही में कहते हैं कि जो लही आम्ब डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ हो, ये जो अर्थ होता है, भावार्थ होता है, कहते हैं कि जब तक जो है आम में जो है क्या, जब तक उसके आम में डाभ नहीं आता है, यानी नुकीली डाभ नहीं आता है, तब तक, यानी मंजरी नहीं आता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। तो यही कहते हैं, यानी जो है डाभ क्या हो गया, यानी वो डाभ जो है नुकीली डाभ हो गया, वो गुण क्या हो गया? अगुण हो गया। लेकिन सुगंध क्या हो गया? उनका गुण हो गया। तो देखिए सुगंध के आगू उसका जो नुकीली डाभ है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो डाभ, सुगंध के आगू उसका डाभ का कोई मतलब नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ या मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें जो है सुगंध नहीं आती है। तो ये कवि कहना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो फिर आप लोग PDF से नोट कर लीजिएगा। किन्हीं समुद्र पानी जौ खारा तौ अति सूझ अपारा। देखिए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ये समुद्र इस पृथ्वी पर जो है वो समुद्र को भी उतारे हैं, जो समुद्र के भी उतारे हैं, जो असूझ और अपार है। क्या है? असूझ और अपार है। लेकिन ये क्या हो गया? गुण हो गया। जो असूझ और अपार है, किसको? इसको पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका पानी खारा है। क्या है? पानी इसका खारा है। तो ये क्या हो गया? दोष हो गया। क्या हो गया? दोष हो गया।
उस जो है दोष के जो है गुण के आगू असूझ और अपार के आगुण ये दोष जो है वो मिट जाता है। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में जो है वो दोष आ जाने के बाद उसको जो है कभी किसी भी प्रकार से गड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि उसके जो है शरीर के नुकसान हो या शारीरिक रूप से नुकसान हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसके जो है ऐसा काम करना चाहिए कि उनका जो रूप है वो रूप नहीं बल्कि उसके अंदर के गुण का पता चले। ये कवि बताना चाहते हैं कि कवि जो कहना चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अगर उसमें जो है अवगुण आ जाता है तो अवगुण को ख़त्म करने के लिए उसमें गुण समाहित होना चाहिए। क्या समाहित होना चाहिए? गुण। तो गुण हो जाएगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो है लिखेंगे वैसी की प्रस्तुत पंक्तियों मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र को पानी खारा है इसलिए वह असूझ और अपार है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाऊ कंचन गिरी आग आकाशा। तो कहते हैं कि जब तक जो है शिव भगवान जो कहे थे कि शिव जब तक वो त्रिशूल से नहीं मारते हैं, जो है जब तक सुमेरु पर्वत को है जो त्रिशूल से नहीं मारा जाता तब तक वह सोने का नहीं होता। तो ये त्रिशूल से मारना ये क्या हो गया? दोष हो गया। ये जो सोना के बना वो क्या हो गया? गुण हो गया। तो कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत की अंश है, जिसमें कवि कहते हैं क्या कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? ये गुण हो गया। तो ये अपना जो है ये अपना गुण की तरफ क्या करते हैं? हम लोग को इंगित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को एक अवगुण जो है हजारों जो है अवगुण उस व्यक्ति को अवगुण को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। एक गुण हजारों अवगुण को क्या कर सकता है? समाप्त कर देता है। तो इसलिए जो है आपको अंदर जो है एक कड़ी मेहनत के करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो है गुण समाहित होगा। तो देखिए सबसे अब आगे कहते हैं कि जौ लही घड़ी कंचन कनक मतलब होता सोना होता है। जौ लही घड़ी कनक ना पारा कांचा सोई नहीं कंचन कारा। कहते हैं कि जब तक जो है सोना को उस घड़िया में, घड़िया मतलब कि सोने के गलाने वाला पात्र, जब तक मतलब घड़िया में सोने को नहीं तपाया जाता है, यानी नहीं उसमें जो गलाया जाता है, तब तक कच्चे सोना से पक्का सोना नहीं बनता है, यानी कच्ची धातु से सोना नहीं बनती। तो याद रखिएगा जब तक उसी तरह से आपको भी मेहनत करने पड़ेगा। जिस तरह से जो है कच्चा सोना जो है वो पक्का सोना में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जिस इसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्चे धातु सोने के नहीं होती। तो याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको याद करने के प्रयास कीजिएगा, भावार्थ को याद कीजिएगा, जितने आपको जो है समझने में मज़ा आएगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं कि एक नए जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ सब रूपवंत गही मुख जो वही कई जाऊ चाऊ। कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हम एक नयन है, लेकिन हमारा जो एक नयन है वो दर्पण के तरह स्वच्छ और निर्मल है। अगर इस पृथ्वी पर कोई स्वच्छ और निर्मल है तो वह क्या है? दर्पण है। कितनों भी रूपवंती है वो बार बार जो है वो देखने के प्रयास करते हैं अपने चेहरा को, किसमें? दर्पण में। चाहे वो गुण है वह गुण है, यानी जैसा वो व्यक्ति है वैसा दिखाने का प्रयास करता है दर्पण। तो कहते हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी वो दर्पण की तरह निर्मल है। क्या है? दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ है, भाव वाले हैं। क्या है? स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनकी जो है उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान
रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर क्या करते हैं, चरण पकड़कर, रूपवान चरण पकड़कर कुछ पाने की खुशी यानी इच्छा लिए हुए मुख की तरफ ताका करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से बेर बेर दर्पण की ओर जाता है, अपने चेहरा को बार बार देखता है, उसी प्रकार से इनकी काव्य को एक बार पढ़ने के बाद मोहित होकर उनको बार बार पढ़ने का मन करता है। कहते हैं कि क्या कवि हैं, क्या कवि हैं, क्या इनके भाव है, क्या लिखे हैं, ये सारे चीज़ देख देख कर और फिर से इनको जो है एक इनके चेहरे की तरफ देखने का जो है एक इच्छा जताते हैं। क्या करते हैं, इच्छा जताते हैं। तो ये अपना कहते हैं। उसके बाद जो है कड़वा का दूसरा जो है आता है और कहते हैं कि जो है मोहम्मद कवि यह जोई सुनावा, सुन जो प्रेम, यहाँ पे प्रेम होगा, ठीक है, प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नयन जल भावो। कहते हैं कि जो इसने पंक्ति को सुनाया है, जिसमें कवि कहते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने ये मोहम्मद यानी मैंने यानी मोहम्मद यानी मैंने मतलब कौन होगा, मोहम्मद, यहाँ पे क्या होगा यानी मलिक मोहम्मद जैसी, यानी मैंने मतलब क्या, मलिक मोहम्मद जैसी यह काव्य रचकर सुनाया है। क्या किया है, ये जानकर सुनाया है या रचकर सुनाया है। और जिसमें भी जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। जिसने भी इनके काव्य के बारे में सुना है उनको क्या हुआ है, प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रकत के लिए यानी गाढ़ा जोड़ा है, लगाकर ही क्या जोड़ा है, रकत के लिए मतलब कि खून की गाढ़े प्रीति, ठीक है, उसे ये क्या किए हैं, एक एक बूंद से ये अपने काव्य को या ये जो शब्द है वो शब्दों को इसमें जोड़ जोड़ को लिखे हैं। गाढ़ी प्रीति जो है, गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से जल से भिगोया है। और इसको जो प्रीति, गाढ़े प्रीति को जो है वो किसे भिगोए हैं, तो अपने आंसुओं से भिगोए हैं। ये लिखे किसे हैं, तो ये रकत के लेई से यानी रकत मतलब कि खून के लेई से लिखे हैं। ये जो कवि हैं वो कवि लिखे हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये अपने जो है जल से, अपने आंसुओं से ये क्या किए हैं, भिगोए हैं, क्या किए हैं, भिगोए हैं। आगे कहते हैं कि ओ मन जानी कवित अस किन्हीं मक यह रहे जगत माया चिन्ह, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव चेतन किन्हीं बखानु, कहाँ रूपवंती पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि कहाँ रहें वे जो है, ये देखिए पद्मावत का यहाँ पे चित्र है जो फिल्म में ये काम की है, ठीक है। ये जो है कल्पित रूप है उनका दिया गया है पद्मावत का, और ये जो है फिल्म में ये काम की है। उसके बाद जो है आगे यहाँ पे आगे भी दिया गया है, यही जो है ये पद्मावत को ये छीनना चाहते थे लेकिन ये नहीं छीन पाए, ठीक है। उसके बाद जो है आगे यही है चित्तौड़ का, यहीं पे चित्तौड़, यही जो है पद्मावत रहती थी, यही चित्तौड़ में, ठीक है, पद्मावत यही चित्तौड़ में रहती थी। उसके बाद जो है यही थे जो कि पद्मावत के राजा थे। उसके बाद जो है आगे यहाँ पे देखा गया है। तो देखिए अब हम लोग भावार्थ के बारे में जानते हैं। इतना आप लोग चित्र देख लिए, उसके बाद में हम लोग आगे जानते हैं भावार्थ। देखिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशान यही होगा, यानी यही मतलब कि यही कृत्या होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से केवल सुनिएगा और इसको बारे में समझिएगा। कहते हैं कि इस जो है रचना
इस जान को किए हैं कि हमारा आखिरी निशान जो है वो यही संसार में रह जाएगा, यही कृतियाँ जो कि हम लोग उनका जो है अनुभव सही है, जो कि हम लोग आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब ना वह रतन सेन के रतन सेन, और ना वह रूपवंती पद्मावती, और ना वह बुद्धिमान सुआ, यानी वो जो पद्मावती के पास सुगा था वो बुद्धिमान वो भी नहीं रहा, और ना ही जो है रतन राघव राघव चेतन या अलाउद्दीन। ठीक है, आज इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनके जो है इतिहास में आज भी इनको पढ़ने के लिए मिलता है नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी जो है कहानी रह गई। इनकी क्या रह गई? कहानी जो है पद्मावत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बुद्धिमान सुगा के बारे में जानते होंगे, और रतन सेन के बारे में जानते होंगे, राघव चेतन के या अलाउद्दीन खिजली के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये सारे चीज़ जो हैं, ये सारे लोग जो हैं ये क्या हैं? एक इतिहास कहानी है जो कि उस समय का एक महान महान व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन वो महान कितनों हो गए, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहे। यही कहना चाहते हैं, कभी यही कहना चाहते हैं कि कितनों महान हो जाइए, लेकिन इस दुनिया में आप जो है पूरा ज़िंदगी भर नहीं रह पाइएगा, यानी पूरा है आपको जो है जब तक पृथ्वी है तब तक आप नहीं रह पाइएगा। आपका ज़िंदगी उसी समय के लिए है, लेकिन उसी में जो है आपको इस तरह से काम कर देना है ताकि आपको जो है लोग पढ़ें जिस तरह से हमारे पढ़ रहे हैं, यानी हमारे मतलब कि मलिक मोहम्मद जैसी कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि धनी सोई जस कृति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। कहते हैं कि जो है इसके जो है प्रस्तुत कवि कहना चाहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। क्या है? वह व्यक्ति धन है जो कीर्ति, उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा यानी इज्जत सम्मान यानी इस संसार में है। उसी तरह किस तरह? जिस तरह से फूल सूख जाता है और उसके जो है सुगंध इस पृथ्वी पर हमेशा व्यापत रहता है, उसी प्रकार से उनकी कीर्ति इस संसार में व्याप रहा है। क्या कर रहा है? व्याप रहा है। तो कहते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है वह पुरुष क्या है? धन है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प मुरझा जाने पर उसकी सुगंध रह जाती है। क्या हो जाती है? उसकी सुगंध जो है वो रह जाती है। आगे कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न ली जस मोल, जो यह पढ़ा कहानी हम संवरे दुई बोल। कहते हैं कि नहीं तो किसी ने यश को बेचा है और नहीं अभी तक किसी ने यश को खरीदा है। जिसने भी इस कहानी को हम जो पढ़ेगा तो हम संवर जाएंगे, यानी हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारा लिखा हुआ जो कविता है वो हमारा एक सफल हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत की अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश को न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है, किसी ने बेचा है और नहीं खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित, यानी कलेजे के खून से क्या कहते हैं, अलग अलग भाव के रूप में ये दर्शाना के प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ये अलग अलग भाव के रूप में जो है देखिए यहाँ पे लिखे हैं कलेजे, वहाँ पे लिखे थे जो रकत के लिए आंसू से भिगोए हुए। ये एक ऐसा वर्ड लिखे हैं जो कि हर कोई व्यक्ति जो पढ़ता है इनके बारे में तो वह मोहित हो जाता है। कहते हैं कि कवि जो हैं वो कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, ठीक है, वह क्या होगा? वह हमें दो शब्द में याद रखेगा। क्या करेगा? दो शब्द में याद रखेगा। तो यही था इनके जो है कहानी था, कड़बक कहानी का यही पूरा चैप्टर लिखे थे। कड़बा का भाव यही था। तो आप लोग को पूरा जो है याद हो गया होगा, इस कहानी के मतलब भी पता हो गया होगा। चलिए अब हम लोग
इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा चीज़ आपको जो है PDF के रूप में आपको पढ़ाएंगे और उसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है कड़वा जो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी लिखे हैं, ये केवल परीक्षा में नहीं लिखना है, अपनी ज़िंदगियों में इसको लिखना है। क्या अपने जो है दिल पर लिखना है। इनके बारे में जो है वो सारे जो लोग पढ़ें, जितने स्टूडेंट पढ़ें, अभी सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं कि एक हम 12th में पढ़ते हैं तो 12th वाला देखेंगे, ये सभी लोगों के लिए है। इसलिए आप लोग को है ये अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। क्या करना है? अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए आगे आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि पढ़े और जीते। ठीक है, पढ़े और जीते। हर हम लोग के जो रियल एजुकेशन अभी जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर हर रविवार को क्या कराया जाता है? क्विज कराया जाता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्राइज दिया जाता है। इसलिए आप लाइव में अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है प्राइज है, वो फर्स्ट का होता है 50 और 30 होता है सेकंड का, और 20 होता है थर्ड का। इसलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। ठीक है, यही है जो कहाँ के चित्तौड़ का यही शहर है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे कहते हैं आगे जो है आगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फुल वॉचिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।